मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र राजन, समता मार्ग से। हमारे साथ देश के दो जाने माने गांधी मार्गी कार्यकर्ता हैं। दोनों काफ़ी वरिष्ठ हैं। दोनों का सामाजिक जीवन में काफ़ी योगदान रहा है। कई संघर्ष इनके नाम लिखे हुए हैं। कई शानदार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमेशा जनहित के मुद्दों पर ये मुखर रहे हैं। लेकिन आज हम एक विशेष मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे, जो कि धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्वलंत विषय बनता जा रहा है। वो है वाराणसी में गांधी विद्या संस्थान पर प्रशासन ने जिस तरह से अवैध रूप से कब्जा किया है, और जिसमें सामने से तो प्रशासन है, लेकिन वास्तव में कोई हिडन एजेंडा काम कर रहा है, किसी और के लिए हो रहा है। इसका संकेत आप इससे भी समझ सकते हैं कि वहाँ गांधी विद्या संस्थान पर कमिश्नर की अगुवाई में जो अवैध कब्जा किया गया, वो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र की एक ब्रांच, एक शाखा कार्यालय खोलने के नाम पर किया गया। या किसी के भी गले नहीं उतरेगा कि आखिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को कोई जगह तलाशनी थी किसी क्षेत्रीय शाखा के लिए, तो इसके लिए नज़र सर्व सेवा संघ के परिसर पर ही क्यों पड़ी। वह एक सरकारी संस्था है, सरकारी अनुदान से चलती है। उसके लिए 50 एकड़ ज़मीन सरकार कहीं भी मुहैया करा सकती थी। और जैसा कि हम इनसे बातचीत में जानेंगे कि क्या वास्तव में गांधीवादी संस्थाओं पर कब्जे की, उनको अपने नियंत्रण में लेने की कोई साजिश चल रही है। क्या इसी तरह का कुचक्र देश में कई और स्थानों पर भी चल रहा है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति जो दिल्ली में राजघाट स्थित है, उसका क्या हाल हुआ। जो संस्था गांधी जी के नाम पर बनाई गई है, उनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए वहाँ से निकलने वाली पत्रिका का विशेषांक सावरकर पर निकाला गया। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम होने लगे हैं। इसी तरह की और भी कई चीज़ें दिखती हैं। इसमें सबसे पहली जो चौंकाने वाली चीज़ और बेशर्मी की हद तक जिसको मैं याद करता हूँ, वह है खादी ग्रामोद्योग आयोग हर साल एक कैलेंडर और एक डायरी प्रकाशित करता है। रामधीरज जी आपको याद होगा, मणिमाला जी आपको भी, कि हमेशा जो खादी ग्रामोद्योग आयोग की डायरी हर साल निकलती है, उस पर हमेशा गांधी जी का चित्र होता था। एक संस्था जो गांधी जी के नाम पे चलती है, जिस पे हमेशा गांधी जी का चित्र होता था, जहाँ की डायरी पे, वहाँ न केवल गांधी जी का चित्र हटा दिया गया, गांधी जी का फ़ोटो हटा करके नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगाया गया। इस पर जब बहुत विवाद हुआ, तब भी नहीं हटा रहे थे। जब उन्हें लगने लगा कि इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तब जा कर के कदम पीछे खींचे। इससे एक संकेत ये भी मिलता है कि शायद जब उस लेवल का, उस स्तर का संघर्ष नहीं करेंगे, जब इन्हें लगे कि राजनीतिक नुकसान होगा, तब तक शायद ये अपनी मनमानियों से बाज नहीं आएंगे। खैर, तो आज की बातचीत के क्रम में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा रामधीरज जी से। आप सर्व सेवा संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, देश भर में जाने जाते हैं। लेकिन अभी इनके साथ खास बात ये है कि ये बनारस में सर्व सेवा संघ परिसर में रह रहे हैं, और वहाँ जिस तरह से प्रशासन ने अवैध कब्जा किया, उस समय ये मौजूद थे। इन्होंने प्रतिकार किया, और 15 मई को वहाँ पे अवैध कब्जा हुआ। तब से लेकर के लगातार वहाँ पे ये उपवास और धरने का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो रामधीरज जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये पूरी स्थिति क्या है।
दरअसल राजन भाई, ये जो पूरा प्रकरण है अभी, वो सर्व सेवा संघ जो गांधी जी की मृत्यु के बाद देश के सारे लोगों ने बैठ करके बनाया था, जिसमें राजन बाबू भी थे, प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू भी थे, जितने भी देश के बड़े नेता थे सभी लोग थे, जयप्रकाश जी और विनोबा भावे भी थे। उस समय जब सर्व सेवा संघ बना था और तब से सर्व सेवा संघ पूरे देश भर में गांधी विचारों को फैलाने का, उनके रचनात्मक कार्यक्रमों को करने की एक बड़ी राष्ट्रीय संस्था रही है। उसी में आप सब लोगों को स्मरण होगा, पूरे देश को स्मरण होगा कि विनोबा जी ने भूदान जमीन की समस्या को लेकर के भूदान आंदोलन चलाया था, जिसमें देश भर में करीब लगभग 50 एकड़ ज़मीन उन्होंने मांग करके और गरीबों में बांट दिया था। उसी आंदोलन के दौरान जब वो जब गया के लिए जा रहे थे बनारस में ठहरे हुए थे, 1 सप्ताह तक थे, यहाँ से पदयात्रा करते हुए गया जाने वाले थे, तभी वहाँ से गुजरते हुए उन्हें एहसास हुआ और उनको लगा कि यहाँ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए, हिंदी साहित्य छपना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ बनारस में एक कार्यालय बनना चाहिए भूदान का, गांधी साहित्य का, और भूदान का जो सारा काम चल रहा है कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए यहाँ एक कार्यालय बनना चाहिए। उसी समय जब वहाँ गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ आध्यात्मिक पुरुष थे, तो उन्हें लगा कि भाई ये जगह ऐसी है जिसको जागृत जगह कहते हैं। और फिर बाद में जब जो जानकार लोग हैं उन्होंने जानने की कोशिश की तो ये मालूम हुआ कि ये बुद्ध इसी रास्ते से गुजरे थे, क्योंकि वहाँ किला था पहले राजा का, तो स्वाभाविक है जब राज किला था तो बुद्ध जब भी गुजरे होंगे तो उसके आसपास से ही गुजरे होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जगह अच्छी है। तो उन्होंने राजा कहा कि भाई राजा से कहो कि ये जगह विनोबा को दान दे दे। लेकिन जब जानने की कोशिश हुई तो जगह राजा की नहीं थी, उन्होंने दिखाया अपने डॉक्यूमेंट में था नहीं, लैंड रिकॉर्ड में। तो फिर ये हुआ कि भाई किसकी ज़मीन है, बहुत खोज नगर निगम से पूछा गया, रेलवे से पूछा गया, खुद रेलवे को पता नहीं कि उनकी ज़मीन है। 1 साल से ज़्यादा तो रेलवे को समझाने में लगा कि ये ज़मीन रेलवे की है, क्योंकि उससे पहले वो ज़मीन सेना की थी और सेना ने रेलवे को ट्रांसफ़र किया था। वो लंबी कहानी में उसमें नहीं जाता। अभी जो मूल विवाद है वो ये कि जब 1960 में जयप्रकाश जी ने, जब भूदान आंदोलन चल रहा था, ये हुआ कि भाई ये सारे जो आंदोलन देश भर में चल रहे हैं, समाजवादी आंदोलन भी है, ये सर्वोदय आंदोलन भी है, और भी तरह तरह के मजदूर आंदोलन चल रहे थे। लेकिन ये जो आंदोलन है इसका जनता पर, समाज पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो उसके सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए, स्टडी के लिए जयप्रकाश जी ने एक संस्थान बनाया। और उनकी कल्पना ये थी कि जैसे दुनिया के बड़े बड़े संस्थान, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, गांधी विद्या संस्थान को तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उनका बनाने का इरादा था। उन्होंने बनाया भी, और इस समय जैसा उल्लेख मिलता है, थोड़ी बहुत मुझे जानकारी भी है कि देश के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उस समय दुनिया के, जो देश के थे वो तो थे ही, अमलान दत्त से लेकर के और सारे लोग आते ही जाते थे, लेकिन विदेश के भी शुमाकर और गाल्टुंग और ऐसे तमाम जो बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी थे, वो सब लोग भी आते थे और वहाँ कार्यालय था। आप सबको ये भी ध्यान होगा कि वहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी भी कई बार गए और उन्होंने ही इस जगह को मिलने में, देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब वो रेल मंत्री थे, बाद में वो हट गए थे और जगजीवन राम जी हुए, उन्होंने उस ज़मीन को दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी? जी, राजेंद्र प्रसाद जी ने ही, मतलब उन्हीं के हस्ताक्षर से ज़मीन मिली। अच्छा। और सभी लोग चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे, तो इसलिए वो ज़मीन सबके, आचार्य कृपलानी भी चाहते थे और संपूर्णानंद जी भी, सारे जो उस समय देश के जितने भी बड़े नेता थे, सब लोगों के सलाह से, बात से और सबके योगदान से ये ज़मीन प्राप्त हुई। और वो एक प्रशिक्षण केंद्र था जिसमें देश भर के लोग आते थे। अगर उसके शुरू के दौर के लोगों को कहें तो उस काल में सुंदरलाल बहुगुणा और सुब्बा राव जी, सतीश जी जो आजकल अमेरिका में हैं, नारायण देसाई, श्रवण गर्ग, ये सारे उस बैच के लोग हैं जिन्होंने वहाँ रह कर के ट्रेनिंग लिया और देश के तमाम जगहों पर आगे बढ़े। आप ये भी जानते हैं कि जो
उस समय डाकुओं का बड़ा भारी आतंक था चंबल में। उस पूरे समर्पण के काम को अंजाम देने के लिए वो जो सबसे बड़ा केंद्र था वो सर्व सेवा संघ ही था, वहीं सारी प्लानिंग बनती थी, होती थी और जाते थे। तो ये सारे लोग जो है वहाँ रहते थे, करते थे। आचार्य रामूर्ति भी और जितने भी नाम सर्वोदय के जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे लोग वहाँ रहे थे, उनकी ट्रेनिंग हुई थी और लोग देते थे। हम लोग भी शुरुआती दौर में वहाँ ट्रेनिंग हुई थी और वो वहाँ एक बगावत विद्यालय भी था जिसमें तमाम विद्यार्थी थे जो उस समय सर्वोदय आंदोलन के लोग थे, उनके जो बच्चे थे वहाँ विद्यालय में पढ़ते थे, या जो भी ऐसे विद्यार्थी थे जो स्कूल कॉलेज छोड़ कर के आए थे, नए समाज का सपना देखते थे, वे सारे आकर के वहाँ रहते थे, करते थे। इस तरह से उस सेंटर की भूमिका हुई। लेकिन बाद में जब ये गांधी विद्या संस्थान बना और चलते हुए काफ़ी समय हो गया, करीब 2 दशक हो गए थे, तब बल्कि 3 दशक कह लिए, 3 दशक के बाद ये कुछ विवाद पैदा हुआ जिसमें एक महिला साथी थी जो पहले BHU में थी, फिर बाद में उनको यहाँ लाया गया था। ये प्रोफेसर बनने के लिए वो जिद करने लगी और उसमें विवाद हुआ कि भाई प्रोफेसर कौन होगा, नहीं होगा। डायरेक्टर से भी हुआ, वो लंबी कहानी है, उसमें फिर मुकदमे चले। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि बात यहाँ तक पहुँची कि वो या तो हम प्रोफेसर होंगे, नहीं तो ये सारा संस्थान बंद हो जाएगा। और उन्होंने ढूंढ करके उस संस्था का जो रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल करवा दिया और फिर विवाद में चला। 2007 में वो संस्थान फाइनली कोर्ट के फैसले से बंद हो गया। फिर उसके बाद प्रशासन का ताला बंद हो गया और प्रशासन का ताला तो नाम मात्र के लिए बंद था क्योंकि उस समय BJP की सरकार थी। तो बेसिकली तो वहाँ जो BJP की या उनके जो आनुषंगिक संगठन थे उनकी गतिविधियाँ चलती रहती थी, वो चल रहे थे। फिर ये सारा चल रहा था। फिर जब सपा की गवर्नमेंट आई तो फिर हमारे साथी सक्रिय हुए कुछ लोगों ने कहा, खास तौर से रामदेव त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत मेहनत की और उस समय की सरकार से मुख्यमंत्री से बात किया और फाइनली जो है वो उन लोगों को हटा करके वहाँ फिर से सरकार का ताला बंद हुआ और ये हुआ, ये सर्व सेवा संघ को 3 महीने में 45 दिनों में ये सारे कार्रवाई करके उनको सौंप दिया जाए। लेकिन प्रशासन को कोई रुचि नहीं थी या दबाव में था प्रशासन, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। अल्टीमेटली होते होते अभी जब ये 2023 आया है तो फिर वहाँ के जो कमिश्नर हैं वो अचानक सक्रिय हो गए। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है वो इंदिरा गांधी कला केंद्र को दे दिया जाए। जब ये बात हुई, जब उन्होंने एक मीटिंग बुलाई तो हमने पूछा कि भाई क्या कोई उनकी तरफ से प्रस्ताव है या कोई सरकारी संस्था या हमारे जैसी संस्था क्या बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी प्रस्ताव के, बिना किसी आवेदन के किसी को दे सकती है? लेकिन हम जिस ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उसमें हमारी तरफ से उनकी तरफ से प्रस्ताव होना ज़रूरी है ना। तो उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आया नहीं है, हमारी पार्टी ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है, तो हमें दे कैसे सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब हो जाएगा। फिर ये भी कहा कि भाई कोर्ट में केस है। उनका कोर्ट में कोई केस नहीं, वो सब मामला निपट जाएगा और जो प्रस्ताव का है प्रस्ताव उनसे मंगवा लेंगे। हमने कहा प्रस्ताव उनको करना है, प्रस्ताव आप कैसे मंगवा लेंगे? तो उन्हें लंबी बहस चली, बातचीत चली, लेकिन वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो जैसे एक आदमी अडामेंट होता है कि ना हमको ऐसा करना ही है, आप मान जाएंगे तो भी, नहीं मानेंगे तो भी हमको करना है, उस भाव से उन्होंने बात की और फाइनली बातचीत बंद हुई, बैठक समाप्त हो गई। और फिर उसके कुछ दिन बाद ही वो आए और पूरे परिसर का मुआवना किया। और वो आते आते, ये बात है फरवरी की, और उसके बाद उन्होंने 15 मई को अचानक पूरा फोर्स भेज दिया और ये कहा कि ये इसका ताला तोड़ करके और गांधी विद्या संस्थान को दे दिया जाए। तब भी मैंने पूछा उनसे, भाई ये कैसे हो रहा है, इसके लिए क्या आदेश है? उन्होंने कहा नहीं, कमिश्नर साहब ने कहा है। फिर जब मैंने बहुत जिद किया तो उन्होंने एक आदेश 2 लाइन का दिखाया, ये इसका ताला तोड़ करके और उनको दे दिया जाए। मैंने कहा भाई आदेश की कापी हमको दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये आपको देने के लिए नहीं, ये मेरे लिए है। तो हमने कहा भाई अगर ऐसा आदेश जो आपके लिए और हमारे लिए नहीं है तो हम उसको क्यों मानने के लिए बाध्य हैं? लेकिन चूँकि उनके पास पुलिस फोर्स थी
और पहले से मालूम था कि वो इसी इरादे से आए हैं, तो उन्होंने ताला तोड़ा और हम लोगों ने थोड़ा विरोध करने की कोशिश किया भी, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस थी, उन्होंने धकेल करके किनारे कर दिया। तो फिर ये हुआ कि भाई इस समय प्रतिरोध करने के बजाय हम लोग स्टडी करके कल से करेंगे, क्योंकि कल हमको हाई कोर्ट में भी जाना था। हम लोग तुरंत वहाँ से निकल गए हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि हम जानते थे कि सरकार जो है पुलिस के बल पर कुछ भी करने के लिए आमादा है। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये रेलवे की ज़मीन थी जो गलत ढंग से सर्व सेवा संघ के नाम चढ़ गई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सर्व सेवा संघ और गांधी विचार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि हम लोग जो है हमने रेलवे की ज़मीन कब्जा कर ली है, वो साबित करना चाह रहे हैं। तो पूरे शहर में ये प्रचारित कर रहे हैं कि गांधीवादियों ने रेलवे की ज़मीन कब्जा कर ली है, क्योंकि उसके सामने जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, वहाँ कुछ गरीब लोग रह रहे थे, उस बस्ती को उन्होंने पूरा तोड़ दिया बिना उनको मुआवजा दिए। उसी तरह से ये कह रहे हैं कि जैसे ये बस्ती अवैध थी वैसे ही ये भी अवैध है, जबकि सत्य बात ये है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कि ये ज़मीन रेलवे ने राष्ट्रपति के आदेश से हमको दिया है और वो ज़मीन रजिस्ट्री की है। हमने रजिस्ट्री के बाकायदे जितने भी प्रोसेस होते हैं रेलवे के अकाउंट में हमने चालान के द्वारा पैसा जमा किया है, रेलवे ने उसको एक्सेप्ट किया है, रजिस्ट्रार के यहाँ उसकी रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्रार के यहाँ जो रेलवे के उस समय के अधिकारी थे वो आए हुए थे, कोई सम बनर्जी है, उन्होंने पीछे हस्ताक्षर भी किया है, और जो उस समय के रजिस्ट्रार थे उन्होंने लिखा है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट को देख लिया है, मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री किया है। तो हमारी तो रजिस्ट्री की ज़मीन है ना, और उस ज़माने में हमने हज़ारों रुपए दिया है, आज के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो ये भी नहीं है कोई सरकार ने हमको 1 रुपये में दिया है या कोई लीज की ज़मीन है हमको कृपा पर 30 साल के लिए या 40 साल या 90 साल के लिए मिला है, ऐसा भी नहीं है। वो हमारी कंप्लीट रजिस्टर्ड डीड है। ठीक है। एक खबर बीच में ये आई कि हाई कोर्ट ने जिलाधीश वाराणसी को कहा है कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स देख करके और ट्रांसफ़र कर दीजिए ज़मीन, ऐसा हो? हाँ, वो हाई कोर्ट ने कहा था, और वो भी एक मज़ेदार बात है कि हाई कोर्ट ने कहा, नियम ये है कि हाई कोर्ट जब निर्णय देता है तो उसकी सर्टिफाइड कापी डीएम को दी जाती है, उसके बाद हफ्तों महीनों बाद वो करते नहीं करते उनकी मर्जी है। लेकिन इस केस में बिना हमारे किसी आवेदन के, बिना सर्टिफाइड कापी के जमा किए ही डीएम ने तुरंत मीटिंग बुला ली और ये कहा कि भाई आपकी सुनवाई करनी है और आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर के आइए। डॉक्यूमेंट लेकर के हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक है, आपकी रजिस्ट्री की ज़मीन है, लेकिन आपको मिला कैसे, आप हमको ये बताइए। देखो, मिला कैसे, सरकार ने दिया है, उस रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के आदेश से ये दिया जा रहा है। फिर भी वो बार बार आग्रह कर रहे थे कि नहीं वो डॉक्यूमेंट हमको दिखाइए कि जिससे मिला है, वो गजट कहाँ है जिससे आपको मिला है, वो अखबार में इश्तहार कहाँ है जिससे आपको मिला है। मैंने कहा ये तो सरकार का काम है ना, सरकार बताए। कहने नहीं, ये जो ज़मीन खरीदता उसकी जिम्मेदारी होती है। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, अगर ऐसा है तो हम फिर आरटीआई लगाते हैं, वो जब आज जवाब देंगे तो हम आपको देंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं आपको इतना समय नहीं दे सकता, मेरे ऊपर दबाव है कि हम तत्काल इसकी जल्दी जल्दी सुनवाई करके और हम इस मामले को निपटाएं। वो जब पूछा भी कि भाई किसका दबाव है, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका हमको डॉक्यूमेंट दिखाइए। हम लोगों ने आरटीआई में लगाया है, लेकिन संयोग से जो रेलवे का जो गजट है, वो जो लैंड ट्रांसफ़र का उनका नियम कानून है वो हमें मिल गया है। वो अगली बैठक में हम उनको देंगे, उनसे कहेंगे भाई, और उसको भी हम अगर कोई गजट जैसा, वैसे तो उस डॉक्यूमेंट के अनुसार गजट की कोई ज़रूरत नहीं कहने की, राष्ट्रपति सक्षम है, वो दे सकता है, उन्होंने दिया है। उसमें एक रेल मंत्री थे, उन्होंने भी दिया है। रेल मंत्री और राष्ट्रपति से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए रेलवे अधिकारियों का ये कहना या डीएम और कमिश्नर का ये कहना कि आपने गलत तरीके से लिया है, ये भारत सरकार की सह पर, केंद्र सरकार की सह पर ये हो रहा है, और ये जानबूझ करके गांधी का जो जमात है उसको बदनाम करने की है, जनता के बीच में ले जाने का कि भाई ये लोग जो है भू माफिया है, ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, ये साजिश है एक। लेकिन इसमें ये आश्चर्य होता कि इतने साल बाद 1960 में ये ज़मीन ली गई होगी ना, 60 या 61 में, जी, तब तक ये कहाँ सोए थे? इनको अगर कोई चीज़ गलत थी तो अब तक क्यों नहीं भनक मिली? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनको पहले भी सब पता था, आज भी पता है, और इनके तमाम बड़े बड़े जो नेता थे, जब जयप्रकाश जी वहाँ रहते थे जेपी आंदोलन के दौर में,
तो ये सारे इनके बड़े नेता वहाँ आते थे। वो जितने भी हैं, खासतौर से नानाजी देशमुख से लेकर के, और जो उस समय विद्यार्थी, हम लोगों जैसे विद्यार्थी ही रहे होंगे, राम बहादुर राय, ये भी, इन्होंने भी बताया कि मैं वहाँ गया हूँ, मिला हूँ। तो ऐसे तमाम देश भर के लोग आते थे, मिलते थे, इसलिए कोई ऐसा अननोन नहीं है। और जेपी आंदोलन के समय भी थी, अन्ना आंदोलन के समय भी, जब बीपी सिंह का आंदोलन चल रहा था तो आचार्य राममूर्ति जी वहीं रह रहे थे, उस आंदोलन में भी सक्रियता थी। अभी किसान आंदोलन के समय भी हम लोग सक्रियता से वहाँ लगातार लगे हुए थे, बल्कि कई बार सरकार ने वहाँ मीटिंगें करने से रोका भी, और यही कहा कि साहब ने परमिशन नहीं लिया है। तो हमने कहा था कि भाई कैंपस में मीटिंग करने के लिए परमिशन नहीं लेना होता है, जब सड़क पर हम निकलेंगे तब आपसे परमिशन लेंगे, और तभी हम परमिशन नहीं लेंगे, हम आपको केवल सूचना दे देंगे हम निकल रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का काम करना, प्रदर्शन करना, ये मेरा अधिकार भी है, ये मेरा नैतिक दायित्व भी है। इसलिए हम इसके लिए आपको परमिशन लेने के बिल्कुल बाध्य नहीं हैं। और आपको जो करना हो, मैं बार बार उनको भी कहा, आज भी दोहराता हूँ कि हम लोकतंत्र में विरोध करना हमारा धर्म है, हम करेंगे। सरकार के पास 2 अधिकार है, वो गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, और अंततः हमको गोली मार सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकार को कुचल नहीं सकते। हम उसके लिए हैं और करते रहेंगे। मित्रों, ये थे राम धीरज जी, सर्व सेवा संघ के।